क्या कभी आपने सोचा है कि एक आंदोलन बिना किसी नेता या चेहरे के कितना ताकतवर हो सकता है? नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अलग, बिल्कुल अनकन्वेंशनल प्रोटेस्ट स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं। इसे नाम दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी कॉन्सेप्ट। आज हम बिल्कुल एक प्रोटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट के नजरिए से इस प्लेबुक को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि आखिर एक बिना चेहरे वाला आंदोलन काम कैसे करता है और क्यों ये इतना इफेक्टिव माना जा रहा है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को, उसके बाद द स्ट्रैटेजी ऑफ एनोनिमिटी पर बात करेंगे, फिर देखेंगे बाईपासिंग मीडिया डिस्टॉर्शन, एक कंपैरेटिव टैक्टिकल एनालिसिस और आखिर में कुछ स्ट्रक्चरल रियलिटीज को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। आखिर पूरी व्यवस्था चलती कैसे है? देखिए, सोर्स के मुताबिक किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय व्यवस्था के 4 मेन स्तंभ होते हैं। यह हमें पता है, पर एक स्ट्रैटेजिस्ट इन्हें कैसे देखता है वो समझना जरूरी है। पहला है लेजिस्लेचर, यानी हमारी चुनी हुई विधायिका। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपके सारे बड़े ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स आते हैं जो अपनी पोजीशन तक पहुंचते हैं। तीसरा स्तंभ है जुडिशरी, यानी न्यायपालिका, जिसमें जजेस होते हैं। और आखिर में चौथा स्तंभ आता है मीडिया। ये 4 पिलर्स ही आगे के पूरे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का बेस हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां सोर्स एक बहुत ही बड़ा और आप कह सकते हैं काफी क्रिटिकल क्लेम करता है। उनके हिसाब से आज के वक्त में मीडिया, जो हमारा चौथा स्तंभ है, उसने एक विष कन्या या पॉइजन मेडन का रूप ले लिया है। एक प्रोटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब बहुत डीप है। इसका मतलब यह है कि मीडिया एक ऐसी हॉस्टाइल फोर्स बन चुकी है जो डेमोन्स्ट्रेशंस और आंदोलनों को डिस्टॉर्ट करने या उनकी छवि बिगाड़ने का काम करती है। और यहीं से हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी की एंट्री होती है, द स्ट्रैटेजी ऑफ एनोनिमिटी, गुमनामी की रणनीति। इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से बचने के लिए जो सॉल्यूशन निकाला गया है वो है द कॉकरोच जनता पार्टी। अब आप सोच रहे होंगे कॉकरोच ही क्यों? तो देखिए, कॉकरोच की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? सर्वाइव करना। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां मूवमेंट बिल्कुल फेसलेस और रेजिलिएंट होता है और इसका लीडरशिप पूरी तरह से छुपा रहता है। आइडिया यह है कि शुरुआती 1-2 साल तक कोई चेहरा सामने ही मत लाओ। इससे होता यह है कि लोगों का मूवमेंट के साथ एक इमोशनल कनेक्शन तो बन जाता है, लेकिन सिस्टम को टारगेट करने के लिए कोई चेहरा या नेता नहीं मिलता। अब इस बात को आप ऐसे समझिए, जब किसी मूवमेंट का एक चेहरा होता है, एक नेता होता है, तो उस पर आसानी से कीचड़ उछाला जा सकता है। उसकी पर्सनल लाइफ, पुराने स्टेटमेंट्स सब निकालकर उसको डिफेम किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मूवमेंट का कोई चेहरा ही ना हो तो? एक फेसलेस या कॉकरोच मूवमेंट को डिफेम करना लगभग नामुमकिन है। जब टारगेट ही नहीं है तो आप निशाना किस पर लगाओगे? अक्सर होता क्या है ना, एक आंदोलन शुरू हुआ नहीं कि उस पर लेबल्स लगने शुरू हो जाते हैं। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि विरोधियों को डिरेल करने के लिए उन्हें तुरंत कांग्रेसी, नक्सलाइट या किसी स्पेसिफिक जाति और धर्म का बता दिया जाता है। यहां तक कि बात पाकिस्तानी, अफगानी, चाइनीज और जापानीज जैसे टैग्स तक पहुंच जाती है। पर एक एनोनिमिटी वाली स्ट्रैटेजी इन सारे लेबल्स को बड़ी आसानी से डॉज कर लेती है। एक स्ट्रैटेजिस्ट के लिए अपना चेहरा छुपाना सिर्फ डर नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट डिफेंस मैकेनिज्म है। चलिए अब अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बाईपासिंग मीडिया डिस्टॉर्शन। आखिर रियल वर्ल्ड में इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कैसे होता है? इसको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी से समझते हैं जो सोर्स ने दी है, नीट एग्जाम पेपर लीक के प्रोटेस्ट्स। अब सोर्स का यहां फर्मली मानना है कि इतने मैसिव स्केल पर अगर पेपर लीक होता है तो उसमें डेफिनेटली किसी ना किसी हाई लेवल इन्वॉल्वमेंट का हाथ होगा। ऐसे मुद्दों पर जब प्रोटेस्ट होता है तो डेंजर बहुत बड़ा होता है। और यहीं से ट्रेडिशनल सप्रेशन की साइकिल शुरू होती है। होता क्या है? स्टेप 1, आंदोलन शुरू होता है। स्टेप 2, मीडिया आती है और प्रोटेस्ट करने वालों को कुछ ना कुछ एक्सट्रीम लेबल दे देती है, जैसे टेररिस्ट या कुछ और। स्टेप 3, पब्लिक परसेप्शन खराब होते ही सिस्टम उस मूवमेंट को दबा देता है और बात खत्म। इसी साइकिल को तोड़ने के लिए स्ट्रैटेजिस्ट कहता है कि शुरुआत में अपना एक्सपोजर मत दो। चेहरा दिखाया तो सिस्टम आपको लेबल करके दबा देगा। ओके, अब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं और सेक्शन 4 पर आते हैं, कंपैरेटिव टैक्टिकल एनालिसिस। अब यहां ना एक बड़ा ही मजेदार कंपैरिजन दिया गया है, जिससे आपको समझ आएगा कि हमारे लोकल प्रोटेस्ट कितने केओटिक होते हैं और बाहर के कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये कितने स्ट्रीमलाइंड होते हैं। टेबल देखिए, लोकल आबादी लगभग 1.5 बिलियन या 150 करोड़ है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की आबादी सोर्स के हिसाब से करीब 8 करोड़ है।
यहाँ एक लोकल प्रोटेस्ट में देखिए तो 200 रोमिंग रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं और 5000 लोग भीड़ बनकर चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का स्केल देखिए, वहां सिर्फ 4 लोग काले झंडे लेकर खड़े होते हैं और उनकी रिपोर्टिंग बिल्कुल टारगेटेड होती है। ऑस्ट्रेलिया का ये जो हाइपर एफिशिएंट प्रोटेस्ट इकोसिस्टम है, सोर्स के मुताबिक ये 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, सिर्फ 4 लोग बिना कुछ बोले काले झंडे लेकर खड़े होंगे। दूसरा, मीडिया आएगी और सिर्फ इस बात पर फोकस करेगी कि समस्या किस डिपार्टमेंट की है। तीसरा, बात अपर लेवल तक जाएगी और उस डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी या मंत्री खुद वहां आएगा। और चौथा, प्रॉब्लम वही के वही सॉल्व हो जाएगी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कोई शोर शराबा नहीं। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट अपने लोकल मेथड को देखिए। सोर्स पॉइंट आउट करता है कि यहाँ 5000 लोग इकट्ठा होते हैं, लगातार जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। इतने शोर और खियौस से आखिर में निकलता क्या है? कुछ नहीं। पूरा इवेंट बस फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। लोग सरकारी सिस्टम को गालियां देते हैं, श्राप देते हैं और थक हार कर घर चले जाते हैं। टोटली इनएफिशिएंट। तो आखिर ये फर्क आता कहां से है? ये समझने के लिए चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, स्ट्रक्चरल रियलिटीज। देखिए, चाहे इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया, दोनों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं, पर सोर्स समझाता है कि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है। इसका मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि वहां पर एक्चुअल पावर यानी रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन फॉर्मल और सेरेमोनियल हेड आज भी ब्रिटेन की क्वीन को ही माना जाता है। इसी पर सोर्स एक बड़ी आयरॉनिकल बात सामने रखता है। उनका कोट है, क्वीन इज गुड, हिटलर इज बैड। यहां सोर्स हमारी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स की अजीब कॉम्प्लेक्स सच्चाइयों की तरफ इशारा कर रहा है। हिस्टोरिकल एट्रॉसिटीज सबको पता हैं, जो मूल निवासियों के साथ हुआ वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वहां का मॉडर्न सिस्टम फॉर्मली क्वीन को एक्सेप्ट करता है। लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। ये डिक्टेट करता है कि गवर्नमेंट्स लोगों के इमोशंस और पावर को कैसे हैंडल करती हैं। तो आखिर में मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि हमारा सिस्टम एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी इतनी बड़ी आबादी के लिए फिजिकली नामुमकिन है। आप ही सोचिए, 1.5 बिलियन लोग तो एक पार्लियामेंट बिल्डिंग में फिट ही नहीं हो सकते ना। तो जब हम सीधे जाकर बात नहीं रख सकते, तो सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए हमें ऐसी कॉकरोच मॉडल जैसी इनोवेटिव और फेसलेस रणनीतियों की बहुत जरूरत पड़ती है। और इसके साथ ही ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही जोरदार सवाल पर आकर रुकता है। एक प्रोटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट की इस प्लेबुक को समझने के बाद आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी उन्हीं पुराने नेता ड्रिवन मूवमेंट्स पर चलेगी, या फिर पूरी तरह से ऐसे बिना चेहरे वाले डिसेंट्रलाइज्ड कॉकरोच मूवमेंट्स का दौर आएगा? क्या ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट का टाइम अब खत्म हो चुका है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।